हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज मैं अपलोड कर रही हूँ आंसर वीडियो जो मैंने पेडागोजी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया था यूट्यूब पर। थोड़ा लेट हो गया आंसर वीडियो बिकॉज 2-3 दिन से मैं जो है आउट ऑफ स्टेशन थी। थोड़ा सा मुझे लगा था आ जाऊंगी और जल्दी कर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी जो है मैं अपलोड कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा शॉर्ट ही बनाई है क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट ही हैं। 21 से आई थिंक सबके PRT के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। तो मैं जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 60 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे पहले वीडियो में विदाउट आंसर्स। तो आज मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था डैश रेफर्स टू द चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। तो इसको किसको बोलते हैं? जब एक ऑर्डरली चेंज होता है, सीक्वेंस होता है ऑर्डर में, बिल्कुल सीक्वेंसली हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, इवोल्यूशन जो है कुछ रिलेटेड से टर्म्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे जो है आंसर ग्रोथ आएगा। और आप लोगों की सहूलियत के मैंने लिए यहाँ पे क्या किया है कि एक छोटी सी पिक्चर लगाई है। ठीक है, इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन और रिवोल्यूशन चारों की डेफिनेशन दी गई है। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने ना डायरेक्ट डेफिनेशन से उठाया था। ठीक है, यहां से उठाया था मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट, तो इसमें कोई मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया था, क्योंकि कई बार ना ऐसी चीजें आ जाती हैं डायरेक्ट जो आपको करती है। तो डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, ये सब जो है आप लोग इसमें से देख लेना। ये पिक्चर आप लोगों के लिए स्पेशली अपलोड की है ताकि अगर इन सब पे कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बेसिकली ग्रोथ जस्ट एक क्या होता है ना, इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी वेट में, हाइट में, किसी ऑर्गन में इंक्रीजमेंट, ये सब ये ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स ओनली मतलब बोथ चेंजेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ भी आ जाती है प्लस जो क्वालिटेटिव चेंज होते हैं वो भी आ जाती है, तो कंप्लीट पैकेज है। अब मैचुरेशन क्या होता है, जो ऐसे चेंजेस जो एक ऑर्डरली सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रोथ जो है ना वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव चीजों को दिखाता है, हालांकि मैचुरेशन इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम ग्रोथ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती है। इवोल्यूशन पे तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था विच इज द करेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन से था। देखिए, इंक्लूजन से पहले जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट आया था, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हम देख रहे थे बच्चे को एज प्रॉब्लम, लेकिन इंक्लूसिव में हम सिस्टम को एज प्रॉब्लम देखते हैं। इंटीग्रेटेड में ये तो बोल दिया कि ठीक है बच्चों को ले आओ, सबके साथ पढ़ाते हैं, लेकिन ये कहा कि बच्चा खुद एडजस्ट करेगा, बच्चा अपने आप से देखेगा, उसके पेरेंट्स देखे, बच्चा देखे कि वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। हम कोई लिफ्ट नहीं लगाएंगे, हम कोई स्पेशल चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, बच्चे को खुद से देखना होगा। ठीक है, लेकिन इंक्लूसिव में इस धारणा को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। चलो मैं इसको थोड़ा एक पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। पहले बता देती हूँ कि ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चे को एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे मैडम, तो ये देख लीजिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, जबकि टीचर इंक्लूसिव में क्या होता है कि सिस्टम को एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, यानी कि सिस्टम एडजस्ट करेगा बच्चे के लिए। यहाँ पे क्या था कि बच्चा एडजस्ट करेगा बेसिकली अपनी पढ़ाई के लिए, जो भी है उसकी जो भी स्पेशल नीड्स होती हैं वो बच्चे को अपने आप से करनी होगी, उसके पेरेंट्स को करनी होगी। बट अब इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि सिस्टम को बदलना है, हमारे जितनी भी चीजें हैं हमें बदलना है, अपने आप को, टीचर्स को बदलना है, करिकुलम को बदलना पड़ेगा, एनवायरमेंट को बदलना पड़ेगा, हमारे एटीट्यूड्स को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम को एक प्रॉब्लम में देखा जाता है इंक्लूसिव में, जबकि इंटीग्रेटेड में बच्चे को एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। ओके, आई थिंक मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड भी कर रखी है इस पे। थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो एक क्लियर था, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है नहीं आता है लेटर चाइल्डहुड पे, वो अडोलेसेंस में, अडल्टहुड में जाके आपको आता है। ठीक है, तो ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी नहीं। नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली ये जो स्कीम थी ये 1975 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, जो भी है फटाफट से करेंगे। Who advocates that different modes of representation must be used, मतलब तरह तरह की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए टीचर को क्लास में, इन द क्लास, कंक्रीट, पिक्चर बेस्ड, चाहे आप दिखाकर करें, पिक्चर दिखाकर करें, लैंग्वेज करें, सिंबल्स का यूज करें। This is the basis of repeating the same theme or topic in early years curricula with the same set of children for a full 3 year period through different experiences.
कंक्लूजन क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाइए, एक सेम कंसेप्ट को आप पढ़ा सकते हैं सेम टाइप ऑफ चिल्ड्रन को। तो ये बेसिकली जो धारणा थी वो थी ब्रूनर की, डिस्कवरी अप्रोच की उन्होंने बात करी थी। बच्चों को डिस्कवर बनाना है तो उनके मल्टीपल जो रिसोर्सेज उनको आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो हर तरीके से सोच पाए। तो ये कहा था बेसिकली ब्रूनर ने। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 पैराडाइम शिफ्ट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट गाइड एनसीएफ। अब देखो एक एनसीएफ बनाने की बात हो रही है, नए एनसीएफ की। अभी आप जो है एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं, एक नया एनसीएफ निकल कर आएगा एनईपी के बेस पर। इवन ईसीसी का तो आ भी चुका है अगर आपने देखा हो तो ये बेसिकली ये है कि कौन सा पैराडाइम शिफ्ट नहीं करना है। 3 पैराडाइम शिफ्ट की बात बताई है उन्होंने, इनमें से एक नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, टू न्यू कंस्ट्रक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस पैराडाइम शिफ्ट की बात नहीं करी है, ये बेसिकली इनमें इंक्लूडेड है। यहाँ इसकी बात करिए, इसकी बात करिए, इसकी बात करिए, तीनों की अलग से बात की गई है कि ये तीनों चीजें जो है हमें देखनी है जब हम एनसीएफ डेवलप करेंगे नया वाला। बट इस चौथे का कोई जिक्र ऐसा नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है एनईपी 2020 सी अर्ली ईयर्स, यानी कि फाउंडेशनल ईयर्स जो बताए हैं उनको क्या देखता है डेवलपमेंट में। क्रिटिकल समझता है, इंपॉर्टेंट समझता है, सेंसिटिव समझता है या रिस्पॉन्सिव समझता है। तो एनईपी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर इस वर्ड का यूज किया गया है, दैट इज क्रिटिकल, यानी कि गंभीर समझता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है टीचर आस्क चिल्ड्रन टू क्रिएट ए स्टोरी बाय एडिंग ए लाइन ईच टू अ सिनेरियो इन अ प्लेफुल मैनर, देन हैव देम राइट इट, ऑर्गेनाइज स्टोरी कार्ड सीक्वेंस आफ्टर रीडिंग अलाउड सेशन। ठीक है, ये हो गया भाई खेलपूर्ण तरीके से बता रहा है बेसिकली। तो ये किस तरीके के उसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे टीचर ने क्या किया ना, यहाँ पे टीचर ने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म तैयार कर दी है। तो दिस इज स्ट्रक्चर्ड प्ले। ये अगर आप एनसीएफ देखेंगे उसका ईसीसी का जो नया बना है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एनईपी 2020 के बेस पर, तो उसमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है। फ्री प्ले क्या होता है, गाइडेड प्ले क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्ले क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर्ड प्ले बेसिकली एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश किया जाएगा। ठीक है, गाइडेड में जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर हो या नहीं हो, टीचर वहां पे सिर्फ गाइड करेगा। फ्री प्ले में तो बच्चे जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दिस इज पर्टिकुलर, ये डायरेक्टेड वर्ड जो है ना ये मैंने अपने आप से ऐड किया था। बेसिकली इन 3 का यूज बताया है उसमें, तो स्ट्रक्चर्ड प्ले का एग्जाम्पल है ये। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग अचीवमेंट दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी असेस्ड सिस्टमैटिकली। तो इनको बोलते हैं कॉम्पिटेंसीज, और कॉम्पिटेंसीज के बेस पे ही लर्निंग आउटकम्स डिजाइन किए गए हैं 3rd to 5th एंड 8th, 3, 5 और 8 क्लास के लिए आई थिंक। अब एक बार देख लेना इसको, नॉट श्योर। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज बेसिकली लर्निंग अचीवमेंट जो ऑब्जर्वेबल भी हो और जिनको सिस्टमैटिकली हम असेस कर सके वो हो सकती है, वो है कॉम्पिटेंसीज। और कॉम्पिटेंसीज के बेस पर जो है हर सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम्स डिसाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5-step लर्निंग प्रोसेस फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शन इन पंचादी। ये पंचादी को जो है एनईपी 2020 में इसका जिक्र किया गया है। तो बेसिकली उन्होंने 5 तरीके की चीजों की बात करी है लर्निंग प्रोसेस में। तो इनमें से जो है वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा असेसमेंट, यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, एप्लीकेशन की बात है, इंट्रोडक्शन की बात है। आपको 2 चीजें और रह गई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसमें बेसिकली असेसमेंट को शामिल नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर ऑर्डर स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में कौन सी हायर ऑर्डर उच्च क्रम के कौशल होते हैं जिनको सीखने में ना आपको बहुत हायर ऑर्डर लेवल की स्किल्स चाहिए होती है। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, डिकोडिंग ओरल लैंग्वेज या फिर राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स करेक्टली। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही हायर ऑर्डर स्किल्स होती है। इसमें थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है, थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। तो बेसिकली ये ओरल लैंग्वेज होती है। फोनोलॉजिकल जो अवेयरनेस है वो आपको सुनने से आ जाती है। ठीक है, उसमें ज्यादा जोर नहीं करना। डिकोडिंग भी सेम है। उसके बाद राइटिंग लेटर्स और वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। देयर इज नो मोर मेंटल एफर्ट्स इन दैट। बट लेकिन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हायर ऑर्डर की स्किल्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट था। अब देखो ये है कि एक टीचर ने एक सेंटेंस लिखा है, ये डैश फॉर ब्रेकफास्ट। अब टीचर कह रही है कि भाई ठीक है इसको पूरा करो। तो ये किस तरह की राइटिंग है, ये मॉडल, शेयर्ड, गाइडेड या फिर इंडिपेंडेंट राइटिंग है। तो देखो अगर आप ये निपुण भारत या कुछ भी पढ़ोगे उसमें देखोगे लिटरेसी वाले सेक्शन में, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शेयर्ड राइटिंग। यहाँ पे कुछ टीचर लिख रहा है, कुछ बच्चों से करवा रहा है, शेयर करवा रहा है। ओके, मॉडल्ड नहीं है, गाइडेड भी नहीं है। उसमें टीचर ने पूरी राइटिंग के लिए गाइड नहीं किया बच्चों को, कुछ लिख दिया है, कुछ उनको करने को बोला है। तो शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। दिस इज शेयर्ड राइटिंग का एग्जाम्पल है। ओके, ये आपका क्लियर कट दिया हुआ है एग्जाम्पल। आई थिंक मैंने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाया ना, तो मुझे खुद भी याद नहीं है। टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक। तो ये एग्जाम्पल है बेसिकली आपका रूटिंग का। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूटिंग।
नेक्स्ट है विच स्टेज इज नोन एज अ स्टेज ऑफ इंट्यूटिव थॉट। तो इंट्यूटिव थॉट जो है वो आपको बेसिकली कब आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे आते हैं। मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं पियाजे की चारों स्टेजेस की, आप वहां पर देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, लर्निंग विच अकर्स ड्यू टू एसोसिएशन। देखो जब हम किसी चीज से एसोसिएट करके लर्न करते हैं तो वो लर्निंग कैसी होती है, वो गुड होती है, डिफेक्टिव। इसका प्रॉपर एग्जांपल होगा ऑप्शन नंबर सी कि गुड भी हो सकती है, डिफेक्टिव भी। हम किसी चीज को किसी भी चीज से एसोसिएट करके सीख सकते हैं, लेकिन हम जो सीख रहे हैं उसका वो बेसिकली अच्छी लर्निंग है, बुरी लर्निंग है, ये बेसिकली हो सकती है एसोसिएशन में कोई भी। ठीक है, मैं किसी नेगेटिव चीज को भी एसोसिएट करके कुछ सीख लेती हूँ तो वो डिफेक्टिव भी हो सकती है, और कुछ अच्छी चीज को कर सकती हूँ तो गुड भी हो सकती है। तो इट कुड बी गुड और डिफेक्टिव। नेक्स्ट है व्हेन टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन देन। जब दोनों ही बिल्कुल लीन रहते हैं तो बेसिकली वो क्या यूज कर रहे होते हैं, लीन रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, बेसिकली दे आर यूजिंग देयर कॉन्शियस माइंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑपरेंट बिहेवियर। दिस इज फ्रॉम स्किनर साइड। ठीक है, तो स्किनर में ऑपरेंट बिहेवियर में जो है कंसिक्वेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा कि द ऑपरेंट बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रेंथ। कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम जितना बढ़िया होगा, मतलब स्टिमुलस पे वो जो है इसका असर नहीं पड़ता है, आपके परिणाम क्या निकल के हैं, जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो परिणाम निकल के आता है उसको देख के जो है लर्निंग या तो हो सकती है या फिर वो मतलब यस हो सकता है, नो हो सकता है। गलत सिखाना है, गलत को रोकना है, या फिर अच्छा सिखाना है, तो वो उसके कंसिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के। पनिशमेंट नहीं, सॉरी, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ अप्रोच द मेजर ऑफ बिहेवियर आर टेकन ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एज रिलेटेड एवरेजेस आर कंप्यूटेड टू रिप्रेजेंट द टिपिकल डेवलपमेंट। तो एज रिलेटेड एवरेजेस निकाले जाते हैं डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल है आपका नॉर्मेटिव अप्रोच का। नेक्स्ट है द 4 ब्लॉक अप्रोच ऑफ लिटरेसी इंस्ट्रक्शन डज नॉट इंक्लूड। तो 4 ब्लॉक अप्रोच फॉर लिटरेसी इंस्ट्रक्शन में जो नहीं आता है वो आपको बताना था, और इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग इज। लिसनिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसमें आपका राइटिंग आता है, लिसनिंग नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। इंस्ट्रक्शन, रिवॉर्ड, लेक्चर या फिर डायलॉग। तो ऑब्वियसली संवाद करवाएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से वो करेगा, पार्टिसिपेट भी करेगा, प्लस उसकी लर्निंग ज्यादा एक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21। स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। जो क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको एनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछते रहें आपसे। ऐसा नहीं है कि उनको चुप करा के बैठा दिया। देखो, डिस्कशन में इन्वॉल्व करना और क्वेश्चन पूछने में फर्क पड़ता है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स कि द स्टूडेंट्स इज एक्टिव इन द क्लास, वो एक्टिव, बेसिकली वो एक्टिव चाइल्ड है, ही और शी इज नॉट अ पैसिव चाइल्ड। तो आपको हमेशा प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को करना चाहिए, भले ही आप उसको जो है आंसर बाद में बता दीजिए, लेकिन आप उनको एनकरेज करें कि वो और क्वेश्चन आपसे पूछे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग का कौन सा इसमें लेवल नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन लेवल, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों ही लेवल होते हैं, बट डिफरेंशिएशन लेवल जो है वो नहीं होता है। मेमोरी लेवल होता है आपका, रिफ्लेक्टिव होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, बट डिफरेंशिएशन इज नॉट अ लेवल। नेक्स्ट है टीम टीचिंग जो है हैज द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग में आप पोटेंशियल होता है क्या डेवलप करने का। द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। गैप्स बताते हो आप टीचिंग में या कॉपरेशन करते हो। देखो इनमें से ना काफी चीजें आपको लगेगा, कॉपरेशन तो होता ही है ना, गैप्स वगैरह है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर ए कि आप एक दूसरे की टीचिंग को पूरक करने की आदत है एक तरह की आपकी। ओके, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट अ विजुअल एड। तो यहाँ पे जो आंसर था वो था आपका बेसिकली फिल्म्स एक एवी एड है, ऑडियो विजुअल बोथ है, जबकि स्लाइड्स, ब्लैक बोर्ड और चार्ट जो है वो सारे विजुअल है, वो ऑडियो नहीं है उनमें। यहाँ पे फिल्म जो है वो ऑड वन आउट था। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल्स टू चेक देयर ऑन वर्क इधर इंडिविजुअली और पेयर्स में। जब आप कहते हो कि चेक कर लो तो दिस इज सेल्फ करेक्शन। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, रिफ्लेक्शन आता है, रिव्यू आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करेक्ट कर रहे हो या फिर आप देख रहे हो कि वो सही है गलत है, तो दिस इज सेल्फ करेक्शन। ओके, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है आपका डैश इज वेरी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक प्लान। बहुत ही डिटेल प्लान होता है, लर्निंग आउटकम्स लिखे रहते हैं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी है, टूल ऑफ असेसमेंट क्या होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लेसन प्लान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिमिटेशंस ऑफ डिस्कवरी अप्रोच की लिमिटेशंस बतानी है आपको। तो यहाँ पर है फ्रस्ट्रेशन आ सकती है लो एबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको शायद कुछ भी डिस्कवर ना करे, वो कुछ स्लो लर्नर्स या अचीवर्स होते हैं। ठीक है, कॉस्टली मेथड पड़ता है टाइम और अदर रिसोर्सेज के उसमें। तो यस ऑफ कोर्स बोथ आर बेसिकली जो दोनों ही है वही इसकी लिमिटेशन है कि फ्रस्ट्रेशन आ सकती है उन बच्चों को जो बेसिकली कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो एबिलिटी। ठीक है, और कॉस्टली मेथड भी पड़ता है क्योंकि जब साइंस की बात होती है, डिस्कवरी करते हो तो बहुत सारा टाइम आपको भी चाहिए, अदर रिसोर्सेज भी आपको चाहिए होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे मैटर, दोनों ही लिमिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए जब कुछ चीज चाहिए होती है, ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। कंसेप्चुअल बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग पर होती है कि आपको इतना पता है, बट प्रोसीजर जो है करना कैसे है बेसिकली, वो आपकी प्रोसीजरल नॉलेज होती है। ओके, सो अब है क्वेश्चन नंबर 29, टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग व्हाट शुड टीचर्स डू। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों की लर्निंग आउटकम्स निकालना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को करना चाहिए, दूसरे टीचर से बात करनी चाहिए, बच्चों के नीड और इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहिए। तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी अपनी प्रैक्टिसेस पर आपको रिफ्लेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए अपनी खुद की प्रैक्टिसेस पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। Rather than randomly trying any other approach, the teacher use their accumulated experience and knowledge to address the problem। मतलब एक नई अलग अप्रोच अपनाने के बजाय जो टीचर है अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन इन टीचिंग। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन इन टीचिंग, रिफ्लेक्शन फॉर टीचिंग, एज एक्शन तो कुछ नहीं होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होती है, इनको आप गूगल से जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का ही, रिफ्लेक्टिव टीचर कैसे बनते हैं उसका एक एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है इफ देयर इज नीड टू मेक चेंजेस इन टीचिंग प्रोसेस व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर हमें एक एक्शन साइकिल होती है, ठीक है, ये एक्शन साइकिल का एक सीक्वेंस जो है फिक्स्ड है, ये मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, मतलब मेरी खुद की एक्शन साइकिल नहीं है, ये है एक्चुअल में एक एक्शन साइकिल होती है। तो बेसिकली उसका सीक्वेंस बताना है आपको कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सबसे पहले आप प्लान करेंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जो एक्शन लिया उस पर क्या रहा आपका, और फिर उसके बाद में आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर से प्लान करेंगे। तो दिस इज द एक्शन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टीचिंग इज एन एक्ट, पेडागोजी इज बोथ एन एक्ट एंड डिस्कोर्स। तो बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, टीचिंग सिर्फ एक एक्ट है, जो पेडागोजी है वो आपका एक्ट भी है और एक डिस्कोर्स भी है। मतलब बेसिकली हिंदी मीनिंग देखेंगे तो पेडागोजी में कंप्लीट एक डिस्कशन होता है पूरा उसके ऊपर, टीचिंग प्रोसेस क्या होंगे, क्या सब कुछ होगा, कैसे पढ़ाना है, किस फिलोसफी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो डिस्कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो 32 का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नीड बिहाइंड इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। बेसिकली जो NAS था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है क्यों कराया गया था, इसकी नीड क्या थी, तो बेसिकली बच्चों के लर्निंग आउटकम को एसेस करने के लिए। लर्निंग आउटकम से स्पेसिफिक रिलेटेड है आपका NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ओके, नेक्स्ट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है एलिमेंट्री स्टेज हैज बीन कैरिड आउट टू असेस लर्निंग अचीवमेंट ऑफ कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों के लिए था ये, तो बेसिकली ये था 3rd, 5th और 8th। और अगर आप गूगल करेंगे तो 3री के, 5वीं के और 8वीं के सब्जेक्ट वाइज जो है लर्निंग आउटकम्स जो है वो डिसाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने पहले ही। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NEP 2020 सेट द गोल टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए इनको प्री स्कूल में। ठीक है, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक कब तक चाहिए, ये आपसे लिमिट पूछी थी, तो इसमें आपको याद रखना है 2030 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल सब्जेक्ट टीचर में कीप इन द व्यू द फॉलोइंग लर्निंग इंडिकेटर्स। तो इनमें से क्या क्या इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना है अगर बच्चे के स्कूल सब्जेक्ट पर फोकस करना है तो बेसिकली यहाँ पे जो है 3 ही ऑप्शन रहे है ना, चौथा मैं पता नहीं भूल गई देना है जो भी है, तो आपको इनमें से बताना है क्योंकि आंसर जो है वो इनमें से ही है। ओके, तो ये है एबिलिटी टू रीजन होना चाहिए, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए एक्सपीरियंसेस के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि बच्चों को असेस करना आपको स्कूल सब्जेक्ट्स में, तो टीचर को किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, तो रीजनिंग कैसे कर रहे हैं बच्चों के, कंपेयरिंग, यहाँ पे क्या मतलब है, कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों के एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो है जो स्थितियां हैं उनसे अनुमान लगाना, उनसे एग्जाम जो अनुमान है वो निकालना, इंटरप्रेट करना, विजुअल मटेरियल को क्रिटिकल थिंकिंग करना, सारे ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है आपका 37, टीचर मस्ट बी डैश इन यूजिंग वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। क्या होना चाहिए टीचर को? वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करनी है तो उनको क्या होना चाहिए? नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बेसिकली टीचर को स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ स्किल कि आप सारी टेक्निक कितने अच्छे तरह से यूज कर पाते हैं। ये नॉलेज होने से कुछ फायदा नहीं होगा, एक्चुअली टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्किल्ड। नेक्स्ट है ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होती है, यूज टू टेस्ट वेरियस इंटेलेक्चुअल स्किल्स और एबिलिटीज को यूज करने के लिए किया जाता है। तो आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई ऐसे टाइप क्वेश्चन के बेसिकली यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिया गया उसका। टाइम कंज्यूमिंग तो होते ही है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होती क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है ना। मान लीजिए मैं कैसे चेक कर रही हूँ, आप एक कैसे चेक कर रहे हो, या फिर कोई और एक कैसे चेक कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं उस बच्चे को 10 में से 8 दे दूं, यहाँ पे एक टीचर उसको 5 दे सकता है, कोई उसको 9 दे सकता है। तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो रिलायबिलिटी नहीं होती, वैलिडिटी नहीं होती, ठीक है। और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स और एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा अपना थॉट प्रोसेस यहाँ पर पूरा निकाल के आपके सामने रख देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सारे ठीक होंगे यहाँ पर। एक करिकुलम ऑफ सोशल स्टडीज जनरली इंक्लूड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब कुछ होता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बेसिकली ये नहीं होते हैं। ये 3-4 मेन फोकस पे एक पूरा एसएसटी का सब्जेक्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन ये बाकी के सब्जेक्ट भी थोड़े थोड़े हम साइलेंटली बच्चों को सिखा देते हैं, तो इस तरह के करिकुलम को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर था वो था नल करिकुलम। जब आप बेसिकली उस करिकुलम को साइलेंटली सिखा देते हैं, वो नल करिकुलम का एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे हिडन क्यों नहीं है? क्योंकि हिडन में हम बेसिकली जो वैल्यूज वगैरह हो जाती है ना, वैल्यूज या प्रिंसिपल जो हम इजिली ग्रास्प कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जेंडर बायसेंस आपने इजिली ग्रास्प कर लिया, ठीक है, मेल फीमेल का जो डिफरेंशियल रोल है वो। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू आप दूसरा सब्जेक्ट साइलेंटली पढ़ा जाते हैं, आपको अनकॉन्शियसली पता भी नहीं होता कि आपने दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा दिया बेसिकली। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल करिकुलम, याद रखना है इस चीज को। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग एक सब्जेक्ट को ही पढ़ा जाते हैं साइलेंटली, कुछ उसके पार्ट्स को पढ़ा जाते हैं, बट जो हिडन करिकुलम है इसमें आपके वैल्यूज हो गई या फिर जो कल्चर है, उस स्कूल का माहौल है, वो कहीं ना कहीं आपको सोशलाइज कर देता है उस तरीके से कि हम कुछ ऐसी चीजें भी सिखा जाते हैं जो आपके मेन करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें होते हैं ग्रास्प कर जाते हैं बच्चे बेसिकली, है ना, वहां के कल्चर से, एनवायरमेंट से, जो भी है। तो वो बेसिकली हिडन करिकुलम होता है। ओवर्ट और एक्सप्लिसिट एक ही करिकुलम होता है जो बिल्कुल विजिबल होता है। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है किसने रिकमेंड किया था? तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी कमीशन 1966। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरैक्शन होता है, ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, सोशल स्किल्स, बिल्कुल ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? हालांकि कोऑपरेटिव लर्निंग में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को एक अलग से अपना एक रोल निभाना पड़ता है, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है वहां पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी? तो जेंडर कॉन्स्टेंसी में बेसिकली जो है 3 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस आपकी होती हैं, जेंडर लेबलिंग होती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर कंसिस्टेंसी रहती है। आइडेंटिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी। जब आपके अंदर ये धारणा बिल्कुल स्थिर हो जाती है कि यस आपका ये जेंडर यही है, तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, लेबलिंग, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। बट डी जो है आइडेंटिटी इज अ डिफरेंट थिंग, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक। एज पर आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आवर्स है एकेडमिक ईयर में 1 से 5 में, वो कितने डिसाइड किए गए हैं? 1 से 5वीं का पूछा है। आरटी एक्ट के जो मिनिमम डेज हैं, जैसे कि 200 डेज जो है वो प्राइमरी के लिए हैं, 220 जो है अपर प्राइमरी के लिए है ना। तो याद रखना ये यहाँ पर घंटे के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई थिंक सेकेंडरी लेवल पे जो है यहाँ पे 840 है, बट इसमें जो है 800 आएगा आंसर 1st to 5th के लिए। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी मंथ्स अ लोकल अथॉरिटी शैल डिसाइड द मैटर ऑफ ए कंप्लेंट? मान लीजिए एक लोकल अथॉरिटी के पास चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड एक कंप्लेंट आती है ना, तो आपको कितने दिन में उस मैटर को देखना होता है? बेसिकली इसका टाइम होता है 3 मंथ्स का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ऑफ इमरजेंट लिटरेसी स्किल? इमरजेंट लिटरेसी होता है कि जब आप एक्चुअल में लिटरेट होने से पहले आपके अंदर कुछ गुण दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे एक्चुअल में इमरजेंट रीडिंग हो गई, तो इसका मतलब है आप एक्चुअल में रीडिंग करना स्टार्ट नहीं करते, बट आप पिक्चर्स को देख के बोलने लग जाओ, इस तरह की चीजें। तो इसमें क्या क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखो प्रिटेंड रीडिंग, आप पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, वो भी आता है। छोटे बच्चे जो है लेके और
कोशिश करने लग जाते हैं कि देखो हम पढ़ रहे हैं बड़ों को देख के। लोगोग्राफिक रीडिंग और स्क्रिबलिंग, तो दोनों ही चीजें होती है ना। तो ये तीनों ही चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही यहाँ पर ठीक होंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ यूज ऑफ पेपर कप फॉर एग्जाम्पल वन में गिव एन आइडिया टू यूज इट एज अ कंटेनर टू ड्रॉ अ सर्कल, मतलब एक पेपर कप से आप कई चीजें कर सकते हो। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो विच एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब चार तरह की चीजें होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, ये सारी फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एलैबोरेशन होता है, ओरिजिनलिटी होती है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो दिस इज अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक ही चीज पे नहीं फिक्स हो गए कि सिर्फ ऐसे यूज करेंगे, आप डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर रहे हो। तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 47 है, द मेथड ऑफ लर्निंग बाय डिस्कवरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो डिस्कवरी का मेथड है वो कौन कौन से प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन, रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सारे ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है, इन विच मेथड ऑफ टीचिंग डज द स्टूडेंट डिस्कवर और रिप्लेस द इन्वेंटर। बेसिकली एक तरह की डिस्कवरी यहाँ पर होती है, तो दिस इज ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट और प्लेवे में इतनी हाई लेवल की डिस्कवरी नहीं होती, ह्यूरिस्टिक में डिस्कवरी टाइप होता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज वी वांट टू नो द नंबर ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स एक पर्टिकुलर फेज में। तो बेसिकली हम डेटा के लिए जाते हैं और हम किसी पंचायत ऑफिस में चले गए, म्यूनिसिपैलिटी में चले गए डेटा के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली सेकेंडरी डेटा। जब आप डायरेक्ट जाके कलेक्ट करोगे तो प्राइमरी डेटा हो जाएगा, लेकिन आप किसी थर्ड सोर्स के थ्रू उसको करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो है आपका किसका एग्जाम्पल होता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईसीटी के टूल्स होते हैं, इनमें से कौन सा टूल है आईसीटी का, ये बताना आपको। तो सिचुएटेड टूल्स, कंस्ट्रक्टिव टूल्स या फिर कम्युनिकेटिव टूल्स। तो भाई आईसीटी के तीनों ही टूल्स होते हैं, सिचुएटेड टूल्स भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और कम्युनिकेटिव टूल्स भी होते हैं। ओके, तो याद रखना है तीनों ही टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विद ग्रुप विद अदर ग्रुप। मतलब सबसे पहले बेसिकली किसने स्ट्रेस किया इस चीज पर कि भाई जो बच्चे डिसेबिलिटी के हैं उनको दूसरों ग्रुप के साथ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कीजिए, उनको अलग मत रखिए। किसने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया था? सो इसका सही एग्जाम्पल होगा नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 ने इसको रिकमेंड किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड विद इन्फ्रेंस और यूज ऑफ रीजन। रीजन के थ्रू इन्फ्रेंस, विदाउट किसी रीजन के जो नॉलेज एक्वायर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली दिस इज इंट्यूटिव। आपकी जो इंट्यूशंस आती है ना, हमें अंदर से हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा, ना कोई इसका रीजन है ना कोई इन्फ्रेंस है, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज होती है, टाइप ऑफ नॉलेज होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरी है? प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, द बैकग्राउंड एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो अगेन यहाँ पे तीनों ही चीजें होनी चाहिए। उस बैकग्राउंड जो है बच्चे का पता होना चाहिए आपको, एनवायरमेंट क्या है उस लर्नर का, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए भी जरूरी है, इम्पैक्ट डालता है बच्चे के एक्टिव लर्निंग के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों ही यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है, ए साइंस टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ परसेप्शंस ऑफ कलर चेंज depending on the intensity of the light source and then ask them to design their own experiment to further examine। भाई इतना बता दिया और बाद में कह रहे हैं कि आप खुद एग्जामिन करो इस चीज को। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। गाइडेड एक्सप्लोरेशन हो रही है, गाइड कर रहा है कि टीचर उनको एक्सप्लोर करने में, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव या इंक्वायरी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। गाइड नहीं कर रहा है उनको, बेसिकली इतना बता दिया है, आगे तुम्हें खुद एक्सप्लोर करना है। द टीचर इज नॉट गाइडिंग द स्टूडेंट्स, दिस इज इंक्वायरी। बच्चों को खुद इंक्वायर करके और उसको निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, रचनावाद के बेसिकली कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें लैंग्वेज होती है, और लर्निंग इज इंडिविजुअल नॉट ए सोशल एक्टिविटी नहीं है, एक इंडिविजुअल है और एक कंटेक्स्ट में होती है, किसी ना किसी कंटेक्स्ट में होती है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। भाई लर्निंग एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती है, वो एक सोशल एक्टिविटी होती है। आप सोशल उसमें रहकर ही लर्निंग कर सकते हो, आप बिल्कुल अकेले कोई लर्निंग नहीं कर सकते। ये बेसिकली एग्जाम्पल है, जैसा कि वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम के कौन कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए? टोटलिटी, कम्युनिटी सेंटर्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या लीजर। ठीक है, तो ये बताना है आपको, क्या इसमें आंसर आएगा? देखो सारे होने चाहिए। जब एक करिकुलम डिजाइन करते हो टोटलिटी में देखना चाहिए, समग्रता होनी चाहिए उसके अंदर,
कम्युनिटी, समुदाय की क्या नीड्स है, क्या इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी की क्या नीड्स है, हमारी कम्युनिटी की क्या नीड्स है, उसकी प्रिंसिपल्स यहाँ पर होने चाहिए। लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, और उसमें आराम का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो जब भी करिकुलम डिजाइन किया जाता है ना, तो कौन सी क्लास का बच्चा है, उसको कितना पढ़ना है, कितना उसको आराम देना है, कितने गेम्स के पीरियड होने हैं, कितने ए पीरियड होने हैं, सब इसमें डिसाइड किया जाता है। तो चारों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गुड सिलेबस। गुड सिलेबस के बारे में क्या यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है। इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसको कम्युनिटी सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी बताया ना, करिकुलम में कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये सारे होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। लर्नर को फ्यूचरोलॉजिस्ट बनाना है, भविष्य विज्ञानी, भविष्य के बारे में सीख सके, जान सके, कुछ अपने लिए एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। एक इवैल्यूएशन होना चाहिए सिस्टम उसके अंदर इनबिल्ट ही, लेकिन वो नॉट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर्ड भी वो होना चाहिए, ठीक है। समुदाय की क्या नीड्स हैं, क्या है, क्योंकि बेसिकली एक बच्चे को जो है अपने कम्युनिटी का एक पार्ट बनना होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीचर ऑटोनॉमी। टीचर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या ट्रू नहीं है, ये बताना है आपको। 3 चीजें सही है, बाकी 1 चीज गलत है। तो ये है, टीचर ऑटोनॉमी स्टैटिक है, दैट सम पीपल पोजेस बाय अदर्स डू नॉट, ठीक है भाई। एक स्टैटिक चीज है जिसको कुछ लोगों के अंदर होती है, कुछ लोग जो है बेसिकली इसको नहीं फील करते हैं ऑटोनॉमी को, ये है एक। तो दूसरा है, टीचर ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए टीचर ऑटोनॉमी जो है बहुत जरूरी होती है। टीचर एंड लर्नर ऑटोनॉमी ना इंटरकनेक्टेड होती है दोनों की। बिल्डिंग ऑटोनॉमी रिक्वायर्स टीचर्स टू मूव फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक स्पेसेस पर, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। टीचर ऑटोनॉमी जो है एक स्टैटिक नहीं, डायनेमिक एंटिटी है, ठीक है। जो कई लोग पोजेस करते, कई लोग नहीं करते, बट इट इज नॉट अ स्टैटिक आइडेंटिटी, इट इज डायनेमिक, ठीक है। ये सिर्फ एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है, इसके वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है आपका 59, द रिव्यू ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 वाज इनिशिएटेड स्पेसिफिकली। तो बेसिकली जो नेशनल करिकुलम रिव्यू ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2000 था, वो इनिशिएट किया था किस चीज के लिए, बेसिकली क्या था उसका मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। ये था बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पर चलते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज प्रिपेयर्ड अंडर। किसके अंडर जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो प्रिपेयर किया गया था। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज ये थे आपके 60 क्वेश्चन। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके 60 में से कितने नंबर आपके आए हैं, ओके। आई होप कि आप लोग इसको बताएंगे, और थोड़ा सा ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम है 21 से है एग्जाम, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेल्फ स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी टाइम है तो मल्टीपल रिविजन्स लीजिए, ज्यादा टाइम यूट्यूब पर या फिर कहीं भी मत बिताइए, क्योंकि अभी ये ना बिल्कुल क्रूशियल टाइम है आपकी मल्टीपल रिविजन का। तो जितनी बार रिवाइज करेंगे चीजों को उतना ज्यादा रहेगा, है ना। अभी ये अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन है पूरा दिन यूट्यूब पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको लगता है अरे मेरे को तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो इतना आसान है, ये है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेटर है अपना मल्टीपल रिविजन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।